नमस्कार दोस्तों, नो योर फाइनेंस विद अविरल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बट कहाँ इन्वेस्ट करूँ? इक्विटीज़ में लगाऊँ, म्यूचुअल फंड में लगाऊँ, एफडी, आरडी, गोल्ड कहाँ लगाऊँ? तो आज थोड़ा-सा डिस्कशन हम लोग इस चीज़ पे करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं कोई भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी यहाँ पे आप लोगों से डिस्कशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत जो नॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने गेन करी है उसके बेसिस पे होता है। इसलिए इसे कोई ऑफिशियल सलाह आप ना समझें। ये एक डिस्कशन है, इसको डिस्कशन की तरह लें और जो भी करना हो अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से समझ के करें। ठीक है। दोस्तों, अभी हाल-फिलहाल में कई दिनों से कई लोगों से मैं टकराया जिन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट अ, यही क्वेश्चन किया कि अविरल आप जो चीज़ें बता रहे हैं अपने दूसरे वीडियोज़ में सुनने में अच्छी लगती हैं बट उनको अमल में कैसे लाएँ? क्योंकि हमें क्या पता कि किस म्यूचुअल फंड में लगाना है, किस इक्विटी में लगाना है, कितना कहाँ लगाएँ, गोल्ड कैसे खरीदें? क्वेश्चंस वैलिड हैं। तो अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेके चलूँ सिर्फ़ डिस्कशन सेक के लिए कि लेट्स से वो 70 से 75 हज़ार रुपए कमाता है महीने का इन हैंड आफ्टर टैक्स। और अगर वो अपने सारे खर्चे निपटा के सब कुछ करके 25,000 तक अगर अपना सारा खर्चा निपटा ले और 50,000 लगभग अगर वो सेव करना चाह रहा है महीने का, तो उसे क्या करना चाहिए? तो एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जो मैं भी फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी आपके पास बच रहा है महीने में, उसका 50% लेट्स से अगर 50,000 रुपए किसी के पास महीने में बच रहे हैं, तो 25,000 रुपए तो सीधे आँख बंद करके बिना कुछ सोचे-समझे वो किसी भी इंडेक्स फंड में लगा दे। इंडेक्स फंड से क्या मतलब है? निफ्टी 50 में, नेक्स्ट 50 में या जो भी आगे आते हैं, स्मॉल कैप के, मिड कैप के। मेरी प्रेफ़रेंस तो आपको यही रहेगी कि आप निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 तक ही अपने आप को सीमित रखें। तो अब इनमें लगाए कैसे? तो हर बैंक इनका अपना एक म्यूचुअल फंड ऑफ़र करता है। जैसे एसबीआई का नेक्स्ट 50 है, यूटीआई का है, यूटीआई की निफ्टी 50 भी हैं। तो किसी भी आप ऐप के थ्रू, चाहे ग्रो ऐप हो, चाहे ज़ीरोधा की कॉइन ऐप हो, चाहे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू आप साढ़े 12 25,000 का डिवाइड अगर करें तो 50-50 आप डाल दीजिए। या फिर 10,000 निफ्टी 50 में, 15,000 नेक्स्ट 50 में, क्योंकि नेक्स्ट 50 फंड जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट 50% तो मैंने लगा दिया। अब आगे हर किसी के पास एक कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और वो फंड रातों रात खड़ा नहीं होता, वो फंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खड़ा होता है। इसलिए आप कम से कम अपनी सेविंग में 10% हर महीने जो आप बचा रहे हैं 50,000 उसमें 10% 5,000 रुपए का कोई एक आरडी खोल दीजिए, जो आपको 6.5 से 7% का रिटर्न दे दे। अगर आप और ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है आरडी खोलने की, एफडी खोलने की 10 साल की होती है, तो 10 साल आप डाल दीजिए उसमें कि 10 साल तक मुझे टच नहीं करना। ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ करिए, वो एक अलग बात है। बट आप अपनी तरफ से मान के चलिए कि मुझे इसको टच नहीं करना है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इन दैट केस 10 साल ये चले। तो 10 साल अगर वो चला तो आपका साल का हो गया 50,000 60,000, 10 साल का हो गया 6 लाख रुपया। और इस पे मोटा-मोटी अगर इंटरेस्ट आएगा तो 2.60 2.70 के आसपास का इंटरेस्ट आएगा। तो कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपका 10 साल में लमसम 8.5 लाख, पौने 9 लाख का एक इमरजेंसी फंड खड़ा हो जाएगा, जिसको आप तब भी अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो यूज़ मत करिएगा। उसको एज़ इट इज़ एफडी मारते रहिएगा, जो भी उस समय इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। क्योंकि वो एक इमरजेंसी फंड है, उसको यूज़ में लाना सबसे बड़ा ब्लंडर है। और हम आम लोग यही गलती करते हैं, जहाँ पैसा पड़ा होता है, जब ज़रूरत पड़ती है उसे तुरंत यूज़ में ले आते हैं। तो अपने पास से तो आप इस फंड को हटा ही दीजिएगा। चाहे तो अपने माता-पिता के नाम पे खोल दीजिए, क्योंकि आप उनके नाम पे कराएँगे तो सीनियर सिटीज़न का 0.5% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। और अगर यदि
दुर्भाग्यवश माता पिता नहीं हैं तो अपने बच्चों के नाम खोल दीजिए, बट अपने नाम मत रखिएगा एटलीस्ट, क्योंकि आपके नाम पे होगा तो जहां पहली ज़रूरत आएगी आप तुरंत उसे तोड़ देंगे। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट थिंग, तो ये हमारा 30% कवर हो गया, 25% हमने डाल दिया म्यूचुअल फंड में और 5% हमने डाल दिया इसमें क्या नाम है आरडी में, इमरजेंसी फंड में। अब जो 20% बचा है इसमें 10% यानी कि 10,000 रुपया सीधा सीधा हमें गोल्ड में डालना है। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि हर महीने अगर मैं 10,000 का सोना खरीदूंगा तो रखूंगा कहाँ? तो उसको रखने के लिए मैं लॉकर को 2-3 हज़ार रुपये साल का दूं एज अ रेंट। तो आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है। चाहिए तो आप जाके, अगर आप तनिष्क के फैन हैं तो तनिष्क की गोल्डन हार्वेस्ट करके एक स्कीम आती है, आप चाहिए तो वो ले लीजिए। नहीं तो कोई भी गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ आप ले लें। एचडीएफसी का भी है, टाटा का भी है। एचडीएफसी की एनएवी इस समय शायद 28 रुपये चल रही है और टाटा की एनएवी शायद 8 या 10 रुपये के आसपास चल रही है। तो जैसे जैसे गोल्ड फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। वैसे भी पिछले 5 साल में गोल्ड बढ़ा ही है, ऊपर ही गया है। तो इस तरीके से आपको गोल्ड को स्टोर करने का भी झंझट नहीं होगा और आपके पास गोल्ड एज अ वर्चुअली आता भी रहेगा। 10,000 रुपये महीने का करेंगे तो 1,20,000 रुपये साल का इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड में जाएगा। और मान के चलिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में किसी चीज़ में डाल रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म है, आपका शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब 12 साल मिनिमम। 12 साल के बाद एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार समझाया है। 12 साल के बाद हर तीसरे साल आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल होता चला जाएगा, राइट? तो आप ये मान के चलिए लॉन्ग टर्म है। तो 25,000 रुपये आपका म्यूचुअल फंड में चला गया, इंडेक्स फंड्स में 5,000 रुपये आपका आरडी में चला गया, 10,000 रुपये आपका गोल्ड के ईटीएफ में चला गया। अब आखिरी 10,000 रुपया बहुत क्रिटिकल है। ये जो 10,000 रुपया है, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्केट को ट्रैक करता है, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर्स, ये सब देखता रहता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको शेयर समझ में आता है, ब्लू चिप हो या फिर बड़ा कोई बिजनेस हाउस हो, तो उसमें आप 10,000 रुपये महीने का डालते रहिए एज एसआईपी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक का सुन रहा था कि अ, उसने, पता नहीं किस कंपनी का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने बोला था कि 98 रुपीज़ 98 रुपीज़ पे उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 1999 में उस स्टॉक में, शायद एनएमडीसी का स्टॉक था या एनटीपीसी ऐसी कुछ था, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 22 साल तक वो उसमें हर महीने एसआईपी करता रहा, जो भी उसके बाद बच रहा था शेयर्स। और 2022 में उसने जब उसको लिक्विडेट किया, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 23 इयर्स, जो, और 2017 तक उसने लास्ट अपनी एसआईपी करी थी उस शेयर के अंदर। 4 साल तक वो ऐसे ही रखा रहा और फिर कोविड के बाद जो बूम आया स्टॉक मार्केट में, 22 में उसने उसे लिक्विडेट किया एंड ही अर्न समवेयर अराउंड 5 to 6 crore रुपीज विद ओनली दैट शेयर। तो अगर आप किसी भी अच्छे शेयर को ले लो, चाहे एसबीआई ले लो, रिलायंस ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, जो भी ले रहे हो, आपको जो भी शेयर समझ में आता है कि हाँ ये शेयर ठीक लग रहा है, इसका सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तो उसमें हर महीने 10-10 हज़ार की बाइंग करते रहो। बट मेजॉरिटी हम लोग वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट दिन भर ट्रैक नहीं करते और हमारे छोटी छोटी नीड्स हैं। जैसे मान लीजिए हमें साल में अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जाना है, राइट? तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए मेरी समझ से आपको एक शॉर्ट टर्म एफडी करनी चाहिए, जिसको आप साल भर से ज़्यादा मत बनाएं और एफडीज करा लें या फिर कोई ऐसा अकाउंट खुलवा लें जिसमें एफडी इंटरेस्ट रेट मिलता हो, या फिर इसको भी एक आरडी के तौर पे ले लें। और ये जो 1.25 लाख आपका साल में आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म यूसेज के लिए है। इसको आप कभी भी अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो कुछ बाइंग हो, राइट? बट अगर आपको इक्विटी समझ में नहीं आती तो उसमें मत जाइएगा। म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी 25,000 रुपये डाल रहे हैं, जो अगर आप 10 साल भी डाल ले गए तो समवेयर अराउंड 30 लाख रुपए साल का, 3 लाख के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर दोगे। और अगर 12% भी अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हुआ तो समवेयर अराउंड 25 से 27 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट बनेगा इस पे, जो कि
अगर 10 साल के एंड में देखें तो ये 57 लाख के आसपास हो चुका होगा। आप 10 साल के बाद कुछ ना भी डालिए उसके अंदर, तो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रोल प्ले होगा इसमें, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डबल ही होता चला जाएगा। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से एक आइडियल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किसी की भी, चाहे वो 25 साल का लड़का हो या फिर 40 साल का आदमी हो, उसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि 50% जो भी आपका अमाउंट है वो जाए म्यूचुअल फंड में, 10% आपका अमाउंट जाना चाहिए इसमें इमरजेंसी फंड में, 20% आपका अमाउंट जाना चाहिए गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ्स में, और बचा हुआ 20 आपके शॉर्ट टर्म यूसेज के लिए होना चाहिए। इसके बियॉन्ड मेरे को नहीं लगता कि अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको और कुछ फर्दर करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो औरों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी इसका आंसर चाह रहा है। और कुछ भी करने से पहले अपने घर वालों से, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। थैंक यू।